जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो हम लोग वे सारे बच्चे जो क्लास 10th का जो 13 जुलाई को आपके पास साइंस का वीकली टेस्ट होगा ना, उसके लिए जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि इससे पहले वाला जो वीकली टेस्ट हुआ वो थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें गड़बड़ था, क्योंकि उसमें क्या था कि क्लास 10th वाले बच्चे को 9th वाला क्वेश्चन पूछा था। 9th वाले बच्चे का जो वीकली टेस्ट होगा वो उसमें 8 क्लास का पूछा था। 8 क्लास के बच्चों को 7 क्लास का पूछा था, यानी कि एक क्लास डाउन करके पूछा था। ऐसा क्यों हुआ था मुझे नहीं पता, ठीक है ना, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको शायद ये हो सकता है कि पता ना हो ये बात, ठीक है, तो कुछ मिस्टेक हो सकता है, या फिर हो सकता है सरकार जान के ऐसा किया, परंतु अगर जान के किया तो गलत किया। क्योंकि भाई साहब अगर आप लोग 10th क्लास में हो तो आपको 9th क्लास का क्या काम देगा, सीधा सीधी बात है। अब 9th क्लास का पढ़ के झूठ-मूठ का टेंशन ज्यादा होगा ना, 10th क्लास का देना चाहिए ना क्वेश्चन। तो ऐसा अगर हुआ तो भाई साहब गजबज है, परंतु मुझे ये लग रहा है कि अगली बार से यानी कि इस 13 तारीख से आपका क्वेश्चन शायद सही हो जाए। अगर सही होगा तो जो मैं आज वीडियो में बता रहा हूं इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं क्लास 9 के हिसाब से भी आपको क्लास 10 का वीकली टेस्ट के लिए क्वेश्चन बना के दे दूंगा, परंतु भाई साहब एक्चुअली तो आपको क्लास 10 का ही क्वेश्चन पूछना चाहिए। इसी के हिसाब से मैं आपको आज का जो वीडियो लेकर आया हूँ ये बेसिकली क्लास 10 के क्वेश्चन के हिसाब पर लाया हूँ। क्लास चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो साइंस है आपका, उससे मैं क्वेश्चन उठा कर लाया हूँ, ठीक है। तो इस बार पूरी संभावना कि इस बार सही सिलेबस से क्वेश्चन आए, सिलेबस से आएगा तो यही सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। बाकी अगर गड़बड़ किया तो बाद में देखा जाए कि इसका क्या उपाय निकाला जाएगा, तो ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आयरन ऑक्साइड है, देख सकते हो आयरन ऑक्साइड को अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे आप लोग, आयरन ऑक्साइड को अगर आप लोग एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे, हाँ आयरन ऑक्साइड को अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपके पास आयरन बाहर निकल जाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो आप लोग को नजर आ रहा है कि जो आपके पास आयरन ऑक्साइड है, आयरन को उसके ऑक्साइड वाले यौगिक से हटाकर कौन हटा रहा है, एल्यूमिनियम हटा दे रहा है और जाके ऑक्साइड के साथ बैठ जा रहा है। तो लास्ट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जा रहा है, आयरन को बाहर निकाल दे रहा है। तो जब भी इस प्रकार की अभिक्रिया होता है कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व एक कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। लिखा है लो चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर क्या होता है। याद रखेगा कभी भी कोई धातु को अगर अम्ल से अभिक्रिया किया जाता है तो वो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस वहां से निकलता है, ठीक है। तो लो चूर्ण क्या एक प्रकार का धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक प्रकार का भाई साहब अम्ल है। तो धातु अम्ल मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, साथ ही साथ आयरन का क्लोराइड यानी कि लवण बनेगा, जो कि आयरन क्लोराइड होता है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो भाई साहब अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्पष्ट की ओर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है, क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि आप लोग को आगे चल के क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे CH4 को यानी कि सीधा सीधी बोलूं तो मेथन को, या फिर बोलो कि प्राकृतिक गैस को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, साथ साथ ऊर्जा निकलता है। तो याद रखिएगा कभी भी मैं ट्रिक बताता हूं आपको कि कभी भी इस प्रकार का अभिक्रिया देखो और लास्ट में अगर आपको ऊर्जा दिखे या उष्मा दिखे तो समझ लीजिएगा वो उष्मा छेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया से उष्मा निकल रही है, ठीक है। और कभी भी अगर इस तीर के ऊपर में सूर्य का प्रकाश दिख जाए या विद्युत ऊर्जा दिख जाए या तो फिर आपको हीट करने पर या फिर गर्म करने पर लिखा हुआ दिख जाए, यहाँ पे कभी भी ऊर्जा दिख जाए आपको, तो याद रखिएगा वो उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, क्योंकि उस अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा चाहिए होगा, ठीक है। तो भाई साहब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, तो ये बेसिकली द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। इसमें परमाणु एवं परमाणुओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अभिक्रिया ये बहुत ही फेमस है, ये भाई साहब 11-12 तक पीछा नहीं छोड़ता है। किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। बच्चों को यहाँ पे लगता है कि देख लो BA जाके इस सोडियम सल्फेट के को क्या करता है, उससे विस्थापित करके BA का यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना देता है, और सोडियम क्या करता है, इस बेरियम क्लोराइड को उसके यौगिक से हटाकर NaCl बना देता है। परंतु भाई साहब ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऐसा समझ लो, देखो 2 को विस्थापन हो रहा है तो द्विविस्थापन समझ लो, परंतु यहाँ पे कुछ माजरा अलग, यहाँ बेसिकली आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो इसको जरूर याद रख लीजिएगा, कभी बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएगा तो बेरियम सल्फेट बन जाता है, साथ साथ सोडियम क्लोराइड बनता है। ये बेसिकली द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है। अब दिखाई कि देखो अभिक्रिया दिया हुआ है, किस प्रकार की अभिक्रिया बता, तो देख सकते हो 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फिर से अभिक्रिया दिया, बताइए कौन सी अभिक्रिया है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फेरस है वो कॉपर
सल्फेट के विलयन से क्या कर रहा है कि भाई साहब सल्फेट के साथ यौगिक बना ले रहा है। सीधा सीधी बोलो तो कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से विस्थापित कर क्या बना रहा है, अपने साथ बैठा ले रहा है। यानी कि लास्ट में क्या बन जा रहा है, फेरस सल्फेट बन जा रहा है, कॉपर को बाहर निकाल दे रहा है। तो जब भी ऐसी अभिक्रिया होगी तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे अगेन संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि देखो 2 अभिकारक मिलकर उत्पाद बन रहा है, जो कि यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया एग्जाम्पल होगा। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो भाई साहब देख सकते हो यहाँ पे एक आपके पास अभिकारक है और उत्पाद 3 बन रहा है। जब भी एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो वो बेसिकली वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा शोषण कौन सी अभिक्रिया बताना, तो शोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि शोषण के फलस्वरूप हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलता है। अच्छा साग सब्जी का अगर कंपोस्ट हो गया, फिर बोलो कि साग सब्जी अगर गलेगा सड़ेगा तो वो कौन सी अभिक्रिया देगा, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देगा। इसलिए देखना कि जिस जगह पे आपका ज़्यादा पेड़ पत्तों का जो पेड़ पौधा होता है उसका जो पत्ता जहाँ पे ज़्यादा गिरता है, जहाँ सड़ता है, देखिए वहाँ उमस ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऊष्मा निकल रही होती है, इसलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक सूचक है, बताओ। मेथिलोर्जन फिनोप्थेलिन जो हो गया ये सभी क्या संश्लेषित सूचक है, परंतु लिटमस क्या बेसिकली ये एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। इसे लीचन नामक पौधा से प्राप्त किया था। चलिए हल्दी कौन सा सूचक है, तो हल्दी बेसिकली प्राकृतिक सूचक है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच क्या है, तो पीएच क्या है, बेसिकली एक सार्वत्रिक सूचक है, तो 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिया कि संश्लेषित सूचक है, तो संश्लेषित सूचक क्या होगा, मेथिलोर्जन और मेथिल ऑरेंज और जो फेनोप्थेलिन, ये दोनों को दोनों संश्लेषित आपके पास सूचक है, इसलिए आपके पास ए और बी दोनों 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो जो पदार्थ लाल को नीला कर देता है वो बेसिकली क्या होता है, वो क्षार होता है, याद रखिएगा बात। और नीला को जो लाल करता है वो अम्ल होता है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट पर दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो गंधीय सूचक क्या होता है कि ऐसा सूचक जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपने गंध को चेंज कर इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली याद रखिएगा प्याज क्या हो जाएगा, ये गंधीय सूचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो सबसे प्रबल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद H2SO4 होता है, याद रखिए बात। उसके बाद लास्ट में HNO3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, तो देख लो एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, सबसे दुर्बल अम्ल होगा यहाँ में से, ठीक है ना। अच्छा प्रबल क्षारक कौन है बताना, तो यह सबसे प्रबल क्षारक NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिए बात। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल क्षारक है, अब बताइए यहाँ में से कौन दुर्बल क्षारक है, तो दुर्बल यानी कमजोर कौन हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को बोला जाता है MgOH का होल 2 को, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देख लो, और एक चीज याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग एंटासिड के रूप में उपयोग करते हैं, यानी पेट में अगर छोटा मोटा अगर अम्ली हो जाए, फिर बोलो कि दर्द हो जाए, छोटा मोटा क्या बोल रहा हूँ, बोल रहा कि मतलब पेट में अगर ज़्यादा खाने से अपच हो जाए, फिर पेट दर्द करने लगे, तो भाई साहब थोड़ा सा अगर आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा लोगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अम्लों को जल के साथ मिश्रण करने पर उत्पन्न होता है, तो अम्लों को जल के साथ अभिक्रिया करोगे तो वो H+ आयन देगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसी तरह से अगर क्षार को अगर जल के विलयन में डालोगे तो वो क्या देगा आपके पास, वो बेसिकली OH- आयन देगा। अच्छा क्या लिखा गया, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है तो H+ आयन, इसका भी यही आंसर होगा H+ आयन, ठीक है। क्वेश्चन बस घुमा के पूछा गया है, बात तो वही क्वेश्चन पूछा है। क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है तो भाई साहब OH- आयन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। जी हाँ, लिटमस विलयन जो होता है ये बेसिकली बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, तो लीचन पौधे से भी मैंने थोड़ा पहले आपको बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आप चलिए कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या उदाहरण दे, तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व का परमाणु की संख्या बराबर होती है वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है आपके पास अभिक्रिया H2+O2, यानी हाइड्रोजन को अगर आप लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो H2O बनेगा, परंतु ये संतुलित नहीं है। क्योंकि देख लो इधर आपके पास H2O बन रहा है, इधर आपके पास एक ही ऑक्सीजन है, परंतु इधर देखो तो 2 ऑक्सीजन है, तो हम लोग यहाँ पे आगे 2 लगा देते हैं, तो फाइनली जो इक्वेशन बनता है उस प्रकार से बनता है। यहाँ देख लो हाइड्रोजन का आगे 2 लगा हुआ है और यहाँ पे H2O का आगे 2 लगा हुआ है, तो इससे क्या पता चलता है, देख लो कि इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर देख लो 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस करना। अच्छा वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम को अगर नॉर्मली खुला छोड़ दोगे आप लोग तो बेसिकली क्या करता है, वो वायुमंडल में उपस्थित नमी से, अम्ल से वगैरह वगैरह से क्या करता है, विक्रिया करके क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। और ये परत कहाँ बढ़ जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत ऊपरी सतह पर जमा होने लगता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो मैग्नीशियम वायुमंडल
में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना, तो वो जाके उसके परत में बैठ जाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है कि बेसिकली ये जलने नहीं खोजता है आसानी से, ये जलता नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है कि मैग्नीशियम को जलने नहीं देता है, जैसे उसको हीट के पास लेके जाओगे तो इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को क्या करना पड़ता है, इसीलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत बना है उसको रेगमाल से, जिसको सरेस पेपर बोलते हैं, से रगड़ कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके और वो आसानी से जल पाए। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, रगड़ के साफ किया जाता है। ठीक है, फिर से समझा जाता हूँ। देखो मैग्नीशियम करीबन क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत ही क्या करता है, जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर में क्या करता है, अपने मैग्नीशियम का जो परत होता है ऊपरी वाला परत, उसमें क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जमा लेता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत क्या होता है कि जलने नहीं खोजता है, जिस कारण से अगर मैग्नीशियम को अगर आप लोग बिना साफ किए, उसका ऑक्साइड का परत बिना हटाए अगर वायु की उपस्थिति में अगर उसको जलाना चाहोगे तो नहीं जलेगा। तो इसलिए उसको जलाने से पहले क्या कहते हैं, उसको रगड़ के साफ किया जाता है। ठीक है ना, ताकि वो जल पाए। आगे देखिए प्रश्न लिखा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देख लो, लोहे की जो कील होता है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी कि जो आयरन है वो क्या करता है, कॉपर को क्या करता है, उसके यौगिक से, यानी कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और जाके लास्ट में आयरन सल्फेट बना लेता है। यानी कि वो जाके उसके यौगिक से बैठ जाता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। और यही कारण से क्या होता है कि आयरन सल्फेट बनाने के कारण, देखो यहाँ आयरन सल्फेट बन गया ना, तो आयरन सल्फेट बनाने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो पहले कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, ये बेसिकली हल्का नीले रंग का होता है। ठीक है, तो जैसे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित करता है आयरन, तो क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है। फेरस सल्फेट का रंग जो होता है वो थोड़ा हरा रंग का होता है। तो क्या करता है, उस यौगिक को जो कि पहले नीले रंग का था, जो कि कॉपर सल्फेट का था, वो अब फेरस सल्फेट में बदल रहा है धीरे धीरे। तो उसको क्या करता है, कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है उसको मलिन करते करते धीरे धीरे हरा रंग में बदल देता है। ठीक है, तो इसीलिए रंग चेंज हो जाता है। बाकी यहाँ पे अभिक्रिया भी मैंने लिखा हुआ था, देख लिया आपने। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखे। अगर भाई साहब क्वेश्चन रहा तो संतुलित करने से क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करोगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो उसी के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोरीन, और क्लोरीन को अगर आप लोग करोगे तो HCl बनेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए आपको HCl के आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो ये संतुलित हो गया। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन है। ठीक है, उसी प्रकार से देख लो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2 होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 का होल 3 होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। और बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4, और आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। ठीक है, तो इसको संतुलित करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे आपको बेरियम क्लोराइड का आगे 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नहीं छेड़ना है, यहाँ पे आगे 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार संतुलित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदों का वर्णन करें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे। तो संचारण और विकृत गंधिता का आपको वर्णन करना क्या होता है और इसका एग्जाम्पल भी देना। ठीक है, तो संचारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब वह संचारित होती है और इस अभिक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहा हो गया, ठीक है ना, जैसे कि तांबा हो गया, यानी कोई भी धातु होता है वो वायुमंडलीय नमी साथ ही साथ अम्ल के साथ नॉर्मल टेम्परेचर में अभिक्रिया कर क्या करता है, वो अपना ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और इसे ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लोहे में जंग लगना। ठीक है, और ये जो जंग लगना वर्ड होता है ये सिर्फ लोहे के लिए उपयोग होता है, याद रखिए बात। ऐसा नहीं होता कि तांबा में जंग लगता है, नहीं, लोहे में सिर्फ जंग लगता है, तांबा में क्या होता है, संचारण होता है। ठीक है ना, तो याद रखिए बात, जंग वर्ड सिर्फ लोहे के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे चांदी के ऊपर में काली परत जम जाती है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है चांदी के ऊपर संचारण के कारण कौन सी परत जमती है, तो काली परत, याद रखिए बात। ठीक है, ऐसे देख लो। अब संचारण के लिए परिस्थितियां, तो भाई साहब संचारण के लिए क्या क्या परिस्थितियां कि संचारण कब होगा, जब वायुमंडल में थोड़ा नमी ज़्यादा होगा तो तुरंत हो जाता है। वायुमंडल की उपस्थिति, अगर वायुमंडल है आपके पास, और वायुमंडल तो भाई साहब सबके पास होता है, तो वायुमंडल में है और वायुमंडल में आपके पास नमी है तो वो संचारण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विकृत गंधिता क्या है, तो देख लो, वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध एवं स्वाद का उत्पन्न होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। तो बेसिकली अगर आप लोग वसा युक्त, यानी कि जिसमें ऐसा खाना जिसमें वसा हो या तेल हो, ठीक, उसको अगर आप लोग खुला छोड़ दोगे कुछ देर तक, यानी कि जैसे अभी गर्मी का दिन है तो अभी क्या होता है कि शाम तक क्या होता है, सब्जी खराब हो जाता है। वो क्या होता है, अरुचिकर गंध, यानी कि हमको जो गंध प्रिय नहीं उस टाइप का गंध आता है, तो वो गंध उत्पन्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो खाना क्या हो गया, विकृत गंधिता से भाई साहब वो दूषित हो चुका है, तो इसलिए वो खाना क्या हो गया, विकृत गंधिता हो गया। जैसे वही चीज़ का एग्जाम्पल रहेगा, देखो गर्मी के दिनों में सब्जी का जल्दी खट्टा होना, गंध देना, भाई साहब ये किसका एग्जाम्पल है, विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ आप लोग ये भी कर लीजिएगा, संचारण और विकृत गंधिता से बचने के क्या क्या उपाय हैं इसको भी कर लीजिए, क्योंकि यूटिलिटी में ये भी आ सकता है। अच्छा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? तो भाई साहब याद रखिएगा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया में एक ही साथ में भाई साहब अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया हो जाता है, जिस कारण से इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, देख लो, कॉपर ऑक्साइड को अगर आप लोग हाइड्रोजन की उपस्थिति में अगर आप लोग ताप दोगे यानी गर्म करोगे आप, जैसे कि मैंने बोला था तीर के ऊपर अगर ताप दिखे या उष्मा दिखे, सूर्य का प्रकाश दिखे या विद्युत दिखे या फिर आपको ऊर्जा दिखे, तो याद रखिएगा ये कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए आपको उष्मा देना पड़ेगा। तो जैसे उष्मा दोगे, देखो कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन H2O यानी कि जल बन जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यहाँ पे उपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जाके ऐड हो जा रहा है। और वैसा देख सकते हो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? यहाँ पे जाके कॉपर बन जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से हट जा रहा है, यानी कि यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही साथ में अपचयन उपचयन की अभिक्रिया हो रही है, तो इसलिए इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न पर आते हैं। लिखा उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दें। तो उदासीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है, उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब भी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? लवण बनता है तथा जल बनता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं? उदासीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख कर लाया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे जब आप लोग सोडियम यहाँ पे NaOH को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर अम्ल के साथ यानी कि HCl के साथ अगर आप लोग अभिक्रिया करोगे, क्योंकि देख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है, और जो HCl होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी एक प्रबल क्षार होता है। इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो सोडियम क्लोराइड जो कि हम लोग खाने में यूज करते हैं वो नमक बनेगा। ठीक, और साथ साथ जल बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ देखो आपके पास 2 एग्जाम्पल देने वाला है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप लोग H2SO4 के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या एक प्रकार का क्षार है, और H2SO4 यानी जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, बेसिकली क्या है? अम्ल है। ठीक है, तो क्षार को अम्ल के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा, CaSO4 बनेगा, साथ साथ H2O यानी कि जल निकलेगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे सब में क्या बन रहा है? लवण बन रहा है और जल बन रहा है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे CaSO4 जो है ये बेसिकली लवण है और जल तो जल ही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि भाई साहब इस बार थोड़ा उम्मीद है कि इस बार क्वेश्चन सही से सेट करें। ठीक है, अगर क्वेश्चन सही से सेट किया तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी भाई साहब गड़बड़ नहीं करना चाहिए, भविष्य भाई साहब बच्चों के भविष्य का सवाल है। ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में 9 से क्वेश्चन नहीं आएगा, 10 से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको 9 का क्वेश्चन डालना ही था, ठीक है ना, तो वहाँ जो आप लोगों ने सिलेबस निकाला, तो सिलेबस क्यों निकाला है आपने? सिलेबस में साफ साफ जो लिखा हुआ 10th का पूछा जाएगा, तो फिर 9 का क्वेश्चन क्यों डाल रहे हो आप लोग? सीधा सीधी बात है, यानी कि मिस्टेक हुआ है, जान के नहीं कर रहे। अगर जान के बोर्ड करता तो सिलेबस में लिखता ना भाई कि क्लास 9 का क्वेश्चन डालेंगे। तो भाई साहब ये गड़बड़ हुई है, तो होगा, आप लोग भी होगा, तो थोड़ा स्कूल में बात कीजिएगा। ठीक है, सर को बोलिएगा कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, थोड़ा सा देखिए। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।